डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन बॉटनी क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स जो है उसमें आइटलर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1883 में सबसे पहले ब्रायोफाइट को डिवाइड किया दो ग्रुप्स में। पहला ग्रुप था हिपैटिके और दूसरा ग्रुप था मिस्काय। उसके बाद एंगलर एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने 1892 में रिकॉग्नाइज़ किया कि हिपैटिके और मुस्काई जो है दो क्लासेस हैं एंड डिवाइडेड ईच क्लास इनटू 3 ऑर्डर्स। उन्होंने ये कहा कि इसको क्लास का दर्जा दिया हिपैटिके और मुस्काई को, और हर एक को जो है 3-3 ऑर्डर के अंदर विभाजित कर दिया। तो अगर हम सबसे पहले देखें तो ब्रायोफाइट एक डिवीजन का दर्जा लेगा, क्लास होगी हिपैटिके, और जो 3 ऑर्डर हिपैटिके के अंदर आएंगे वह है मार्केंशियल्स, जंगरमैनियल्स एंड एंथोसिरोटेल्स। उसी प्रकार से म्यूस्काई जो है इसमें भी 3 ऑर्डर आएंगे, स्फैग्नेल्स, एंड्रियल्स एंड ब्राइल्स। अगर हम ओवरऑल देखें क्लासिफिकेशन इसका आइटलर और एंगलर के द्वारा दिया गया, तो हम पाएंगे कि ब्रायोफाइट को आइटलर ने हिपैटिके और म्यूस्काई इन दो डिविजन्स या दो ग्रुप्स में विभाजित किया था, और इन ग्रुप्स को आगे चलकर एंगलर ने 3-3 ऑर्डर्स के अंदर विभाजित किया। तो ये ऑर्डर्स हैं और ये भी ऑर्डर्स हैं। तो ऑर्डर्स जो हैं कौन से हैं? मार्केंशियल्स, जंगरमैनियल्स एंड एंथोसिरोटेल्स। ये तो हो गए हिपैटिके के, और म्यूस्काई के हो गए स्फैग्नेल्स, एंड्रियल्स एंड ब्राइल्स। लेकिन हाउ करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1899 में ये पाया कि एंथोसिरोस जो है वो उसको क्लास का दर्जा देना चाहिए, ना कि ऑर्डर का। एंथोसिरोटेल्स जो ऑर्डर की तरह रेज किया गया था, अगर आप देखें पिछले स्लाइड में, तो हिपैटिके का एक ऑर्डर था एंथोसिरोटेल्स, ये देखिए एंथोसिरोटेल्स। लेकिन हाउ साइंटिस्ट ने ये कहा कि एंथोसिरोटेल्स जो है इसको ऑर्डर का दर्जा न देके बल्कि इसको एक क्लास का दर्जा देना चाहिए, क्योंकि इसके कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो हिपैटिके से भिन्न हैं। तो उनका ये मानना था, और उस प्रकार से ब्रायोफाइट को फिर डिवाइड करा गया 3 क्लास में। तो क्लासेस हो गई हिपैटिके, एंथोसिरोट्स एंड म्यूस्काई। बाद में इस क्लासिफिकेशन को कई साइंटिस्ट ने फॉलो किया, जैसे स्मिथ थे, तख्तजान थे, वार्डलो थे, स्क्यूहट्सर थे, और प्रेफरली उन्होंने ये कहा कि एंथोसिरोट्स नहीं, इसको एंथोसिरोटे कहना चाहिए। और फिर अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर में 1956 में एक सफिक्स दिया गया ऑप्सिडा, और उसे हर क्लास के लिए यूज़ किया गया, और तब फिर क्लासेस हो गई हिपैटिकॉप्सीडा, एंथ्रोप्सीडा एंड ब्रायोप्सीडा, जिसके अंदर की हिपैटिकॉप्सीडा जो है उसमें सभी प्रकार के लिवरवर्ट्स आते हैं। एंथोसिरोटेल्स या एंथोसिरोटॉप्सीडा अगर हम बोलते हैं तो क्लास एंथोसिरोटॉप्सीडा के अंदर सारे हॉर्नवर्ट्स आते हैं, और ब्रायोप्सीडा के अंदर सारे मॉस आते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि हिपैटिकॉप्सीडा में जो भी जनरा आते हैं उनमें कौन से कैरेक्टर्स, मुख्य कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात है कि प्लांट बॉडी जो है यहाँ पर गैमेटोफिटिक होती है, और गैमेटोफाइट जो है वो थैलॉइड भी हो सकता है या फोलियोज भी हो सकता है। अगर वह थैलॉइड फॉर्म में होगा तो वह लोब्ड स्ट्रक्चर दिखाएगा, प्रोस्ट्रेट होगा, डॉर्सी वेंट्रली एंड डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होगा। राइजॉइड उसमें पाए जाएंगे जो कि यूनिसेलुलर होंगे और ब्रांच्ड होंगे। फोटोसिंथेटिक जो सेल्स होंगे उनमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाएगा। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डॉर्सली या एपिकली एम्बेडेड होंगे गैमेटोफिटिक टिश्यू के अंदर। मेंबर्स जो होंगे हिपैटिकॉप्सीडा के वो मोनोइशियस भी हो सकते हैं और डायोइशियस भी हो सकते हैं। स्पोरोफाइट जो है वो सिंपल होगा और रिप्रेजेंट करेगा कैप्सूल से, जैसे कि एक्सेप्शन है रिक्शिया जिसमें सिर्फ कैप्सूल ही पाया जाता है स्पोरोफाइट के नाम पे, नहीं तो वो डिफ्रेंशिएट करता है फुट, सीटा और कैप्सूल में, जैसा कि
मार्केंशिया में आपको देखने को मिलता है। स्पोरोजिनस टिश्यू जो है वो जैसा कि रिक्शिया में देखा जाएगा कि सिर्फ स्पोर्स ही बनाता है, जबकि अगर आप मार्केंशिया की बात करते हो तो वहाँ पर इलेटर्स और स्पोर्स दोनों पाए जाते हैं। कॉल्यूमेला जो है वो एब्सेंट होता है कैप्सूल में। कॉल्यूमेला क्या है, बीच में एक स्टेराइल मैकेनिकल टिश्यू होता है स्पोरोफाइट में, वो यहाँ पर नहीं पाया जाता। और जो इलेटर्स पाए जाते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, हाइग्रोस्कोपिक होते हैं, मतलब पानी को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है। और मैं आपको यहाँ ये भी बताना चाहूँगी कि जो इलेटर्स हैं उनका काम हाइग्रोस्कोपिक होने से मतलब ये है कि उनका फंक्शन ये होता है कि वो स्पोर को डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। मतलब स्पोर जब वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो प्रेशर डालते हैं कैप्सूल वॉल पे, और कैप्सूल वॉल फट जाती है और उसकी सहायता से स्पोर बहुत इजीली बाहर निकल जाते हैं और स्प्रेड हो जाते हैं ताकि वो जर्मिनेट होके नए प्लांट बना सकें। तो स्पोर डिस्पर्सल में हेल्पफुल रहते हैं इलेटर्स बाय एब्जॉर्बिंग वाटर। कैप्सूल वॉल की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्पोरोफाइट की, तो वो थिक वॉल्ड होती है, सेवरल लेयर्स थिक होती है और कोई स्टोमेटा उसमें नहीं पाया जाता। डेहिसेंस जो है, जो फटना है कैप्सूल का, वो भी इरेगुलर है या फिर कई बार रेगुलर भी होता है, तो नंबर ऑफ वेल्व्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं। स्पोर जो है जर्मिनेट करता है तो गैमेटोफिटिक प्लांट बनाता है, और प्लांट जो है वो हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करता है। कहने का तात्पर्य ये है कि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट जो है वो मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग होते हैं। अब हम देखें तो कैम्पबेल जो है, ये हमने पढ़े थे कैरेक्टर्स ऑफ हिपैटिकॉप्सीडा। तो हिपैटिकॉप्सीडा जो है उसके जितने भी मेंबर्स हैं उनमें ये मुख्य कैरेक्टर्स पाए जाएंगे। कैम्पबेल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1936 में हिपैटिकॉप्सीडा जो क्लास है उसको 4 ऑर्डर में विभाजित किया था, और वो जो 4 ऑर्डर हैं वो है मार्केंशियल्स, स्फेरोकार्पेल्स, जंगरमैनियल्स एंड कैलोब्राइल्स, जिसमें कि हमारे कोर्स के अंदर मार्केंशियल्स के दोनों जेनरा हैं, रिक्शिया और मार्केंशिया, जो कि हम पढ़ेंगे। इसके अलावा स्फेरोकार्पेल्स जो है उसका एग्जाम्पल है स्फेरोकार्पोस, जंगरमैनियल्स जो है उसका एग्जाम्पल है पेलिया, और कैलोब्राइल्स जो है उसका एग्जाम्पल है कैलोब्रायम। तो डिटेल में जो हम जनरा पढ़ने वाले हैं इस यूनिट में वो है रिक्शिया और मार्केंशिया। अब आते हैं हम सेकेंड क्लास पे, जो कि है एंथोसिरोटॉप्सीडा। अगर इसकी जनरल कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इसमें तकरीबन 6 जनरा इंक्लूड होते हैं और 300 स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं। प्लांट बॉडी यहाँ पर फ्लैट है, डॉर्सी वेंट्रल है, थैलॉइड है, गैमेटोफिटिक है और लोब्ड है। स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स यहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन ट्यूबरकुलेट राइजॉइड्स और स्केल्स यहाँ एब्सेंट होते हैं। जैसा कि आपने हिपैटिकॉप्सीडा में देखा था, वहाँ पर राइजॉइड स्केल दोनों पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स ही पाए जाते हैं। इंटरनली अगर आप देखेंगे तो थैलस डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता जोन्स में, बल्कि अगर आप हिपैटिकॉप्सीडा के मेंबर्स का देखते हैं तो वहाँ पर फोटोसिंथेटिक और स्टोरेज रीजन अलग अलग पाया जाता है। लेकिन यहाँ अगर हम जैसे एंथोसिरोस की ही बात करें तो इंटरनली थैलस जो है वो डिफरेंट जोन्स में बटा हुआ नहीं होता, सारे सेल एक जैसे होते हैं। एयर चैम्बर्स और एयर पोर्स यहाँ पर एब्सेंट होता है। हर एक सेल जो है वो उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, और म्यूसिलेजिनस कैविटीज़ पाई जाती हैं जो कि वेंट्रल सरफेस पे खुलती हैं। सेक्स ऑर्गन्स यहाँ पर भी एम्बेडेड होते हैं थैलस के अंदर। एंथ्रीडिया जो है वो सिंगली या ग्रुप में डेवलप करता है कैविटीज़ में, जिनको कि हम एंथ्रीडियल चैम्बर के नाम से जानते हैं। स्पोरोफाइट जो है वो फुट और इंटरमीडिएट मेरिस्टेमेटिक जोन और कैप्सूल के अंदर डिवाइडेड होता है, और ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन, उसमें मेरिस्टेमेटिक जोन प्रेजेंट है तो वहाँ पर इनडेफिनेट ग्रोथ वो दिखाता है, मतलब कि वो इनडेफिनेटली ग्रो कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये कि मेरिस्टेमेटिक जोन से मतलब है ऐसी जोन जहाँ पर कि सेल लगातार डिवाइड हो सकते हैं, और क्योंकि वो लगातार डिवाइड हो सकते हैं तो वो लगातार ग्रोथ कर सकते हैं और स्पोरोफाइट की ग्रोथ होती रहती है इस केस में। स्पोरोजिनस टिश्यू जो हैं वो फर्टाइल स्पोर्स और स्टेराइल इलेटर्स बनाते हैं, लेकिन
क्योंकि इलेटर्स के अंदर स्पाइरल थिकनिंग नहीं पाई जाती है, इसलिए उन्हें सूडो इलेटर्स कहा जाता है। ये आपको इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि सूडो इलेटर्स कहाँ पाए जाते हैं। तो एंथोसिरॉस जब आप पढ़ेंगे, जो कि एंथोसिरोटॉप्सिडा का मेंबर है, तो आप जानेंगे कि वहाँ पर ट्रू इलेटर्स नहीं पाए जाते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर स्पाइरल थिकनिंग नहीं पाई जाती है, और इसीलिए हम उसे सूडो इलेटर्स के नाम से जानते हैं। जबकि मार्केंशिया जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे इलेटर्स पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर यूनिसेलुलर इलेटर्स हैं और उनके अंदर स्पाइरल थिकनिंग पाई जाती है। यहाँ पर कैप्सूल वॉल की अगर बात करते हैं तो 4 से 6 लेयर्ड थिक होती है, एपिडर्मिस उसमें पाई जाती है, और इवन स्टोमेटास भी पाए जाते हैं। कैप्सूल जो है वो मैच्योर होता है एपेक्स टिप से बेस की तरफ में, और यूजुअली 2 वेल्व्स में डिहाइस होता है। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे एंथोसिरोटॉप्सिडा के। अब हम आते हैं ब्राइल्स या ब्रायोप्सिडा के कैरेक्टर पे। ब्रायोप्सिडा जो है वो लार्जेस्ट क्लास है ब्रायोफाइट की, और करीब 700 जेनरा इसमें आते हैं, और 14,000 स्पीसीज ये इंक्लूड करता है। यहाँ पर मेन प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक होती है, और ये डिफ्रेंशिएट करती है 2 स्टेजेस में, एक जुवेनाइल स्टेज होती है और एक लीफी स्टेज होती है। जुवेनाइल जो स्टेज होती है वो ग्रीन फिलामेंटस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम प्रोटोनीमा कहते हैं, और ये स्पोर के जर्मिनेशन से बनता है। जैसा कि जब हम फ्यूनेरिया पढ़ेंगे, वो एक ब्रायोप्सिडा का मेंबर है, तब आपको बताएंगे कि एक जुवेनाइल स्टेज या प्रोटोनीमा क्या है। तो जैसे ही स्पोरोफाइट में से निकलता है और वो जर्मिनेट करके एक फिलामेंटस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बनाता है, और वो फिलामेंटस ब्रांच्ड स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटोनीमा कहलाता है, और बाद में जाके फोलिएज लीव्स लीफी स्टेज उसकी आती है, जिसको कि गैमेटोफोर कहा जाता है। गैमेटोफोर जो है, जो कि प्रोटोनीमा से बनता है, वो इरेक्ट लीफी ब्रांचेज होती हैं विच डेवलप्स ऑन प्रोटोनीमा पे डेवलप करती है। गैमेटोफोर जो है वो ब्रांच्ड भी हो सकता है, अनब्रांच्ड भी हो सकता है, और वो 3 पार्ट्स में डिफ्रेंशिएटेड होता है, राइजोइड, स्टेम एंड लीव्स। अब यहाँ जो हम शब्द यूज़ कर रहे हैं स्टेम एंड लीव्स, दे आर नॉट ट्रू स्टेम एंड लीव्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम जो वस्कुलर टिश्यू है वो नहीं पाया जाता, इसलिए ये ट्रू स्टेम और लीफ नहीं है। हम एक्सिस भी बोल सकते हैं स्टेम को यहाँ पर, लीफ को अपेंडेजेस का नाम भी दे सकते हैं। लीव्स जो है वो अनलोब्ड होती हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होती हैं, और उनमें मिडरिब पाई जाती है। यहाँ पर राइजोइड्स जो हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। अब तक आपने देखे राइजोइड्स यूनिसेलुलर थे, लेकिन ब्रायोप्सिडा के अंदर राइजोइड्स मल्टी सेलुलर होते हैं, फिलामेंटस होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और इनके अंदर क्योंकि ये मल्टी सेलुलर हैं, और आप देखेंगे यहाँ पर सेप्टा पाया जाता है, और वो सेप्टा जो है वो ऑब्लीक सेप्टा होता है। एक्सिस जो है वो डिफ्रेंशिएट होती है इन द सेंट्रल कंडक्टिंग स्ट्रैंड एनक्लोज्ड बाय कॉर्टेक्स। जो एक्सिस जिसको हम कह रहे हैं, जिसको हम यहाँ पे स्टेम भी लिख रहे थे, वो एक्चुअली एक्सिस कहलाएगी, और उसमें कुछ कंडक्टिंग टिश्यू, मतलब कुछ एडवांसमेंट हिपैटिकोप्सिडा और एंथ्रोप्सिडा के मेंबर से ज़्यादा यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ आप देखोगे कंडक्टिंग टिश्यू बीच में पाया जाता है, और वो कंडक्टिंग स्ट्रैंड जो है उसके चारों तरफ कॉर्टेक्स पाया जाता है। सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो एपिकली ग्रुप में पाए जाते हैं। स्पोरोफाइट जो है पहले ग्रीन होता है अर्ली स्टेजेस में, और डिफ्रेंशिएट करता है वह फुट, सीटा और कैप्सूल के अंदर। सीटा जो है इलोंगेटेड पार्ट होता है। यहाँ पर कॉल्यूमेला जो है वो प्रेजेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको वहाँ बताया था हिपैटिकोप्सिडा में एब्सेंट होता है। यहाँ प्रेजेंट होता है, और ये भी एक तरीके से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है स्पोरोफाइट को। आर्कीस्पोरियम जो सेल्स हैं, जो कि स्पोर फॉर्मिंग टिश्यू हैं, वो सिर्फ स्पोर्स ही बनाते हैं। यहाँ पर इलेटर्स एब्सेंट होते हैं। तो इलेटर्स एक तरीके से आप माने, अगर आपके कोर्स में जो मेंबर्स हैं तो उनमें से मार्केंशिया में ही इलेटर्स पाए जाते हैं, जो कि आपको ध्यान रखना है। बहुत बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि इलेटर्स किस में पाए जाते हैं, तो वो मार्केंशियल्स में, जो मार्केंशिया है आपका जनरा, उसमें पाए जाते हैं, और इधर में सूडो इलेटर्स जो हैं वो एंथोसिरोस में पाए जाते हैं। यहाँ पर ब्रायोप्सिडा के अंदर या मॉसेस में इलेटर्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं।
कैप्सूल का डेhiscence जो है वो सेपरेशन ऑफ लिड या ऑपरक्यूलम से होता है। जब आप यहाँ देखेंगे स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर, तो यहाँ देखेंगे लिड, ढक्कन जो होता है जैसे बॉटल का, उस तरीके का ऑपरक्यूलम या लिड यहाँ पाया जाता है, तो वो हट जाता है तो स्पोर्स निकल जाते हैं। पेरिस्टोम हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ द स्पोर्स। आप देखोगे पेरिस्टोमल टीथ पाए जाते हैं लिड के ऊपर, और वो हेल्प करते हैं क्योंकि यहाँ इलेटर्स तो पाए नहीं जाते, तो पेरिस्टोमल टीथ जो है वो हेल्प करते हैं स्पोर्स के डिस्पर्सल पे। और स्पोर जो है वो जर्मिनेट करके प्रोटोनीमा बनाता है, जैसा कि आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि पहले जर्मिनेशन जब होता है स्पोर का तो प्रोटोनीमा बनता है, फिर उसके बाद गैमेटोफाइट बनता है। थैंक यू सो मच। आशा करती हूँ आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आया होगा। और इसमें एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि जो एंथोसिरोटॉप्सीडा था उसमें एक ऑर्डर एंथोसिरोटेल्स का माना गया है, और ब्रायोप्सीडा में म्यूस्काई जो है उसको ही हम स्टडी करते हैं। और 4 जनरा हमें यहाँ पढ़ना है। आप इसको बुक से भी पढ़ सकते हैं, नहीं समझ में आता तो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच।